1919 पहला विश्व युद्ध खत्म हो चुका है और भारत में एक अजीब सी बेचैनी है। और इसी दौरान ब्रिटिश राज के खिलाफ दो बड़े आंदोलन एक साथ उठ खड़े होते हैं, खिलाफत और असहयोग। और कमाल की बात यह है कि इनकी शुरुआत बिल्कुल अलग अलग वजहों से हुई थी। हाँ, लेकिन जल्द ही इन्होंने एक साझा रास्ता पकड़ लिया। और वो साझा रास्ता अपने आप में एक क्रांति था, अहिंसक असहयोग। आज हम जिन दस्तावेजों को देख रहे हैं वे हमें यही समझने में मदद करेंगे कि कैसे एक ऐसा मुद्दा जो सीधे तौर पर भारतीय राजनीति से जुड़ा भी नहीं था, तुर्की का मुद्दा, बिल्कुल तुर्की का मुद्दा, वो भारत की आज़ादी की लड़ाई का एक अहम हिस्सा बन गया। और इसने न सिर्फ एक बड़े आंदोलन की जमीन तैयार की, बल्कि हिंदू मुस्लिम एकता को उस शिखर पर पहुंचा दिया जो शायद पहले कभी नहीं देखा गया था। तो चलिए इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि पहले विश्व युद्ध के बाद भारत की हवा में ऐसा क्या था जिसने इतने बड़े तूफान को जन्म दिया। तो विश्व युद्ध खत्म हुआ, भारतीयों को उम्मीद थी कि सरकार कुछ नरमी बरतेगी, कुछ अधिकार देगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ भी नहीं। हमारे स्रोत बताते हैं कि 1919 आते आते समाज का लगभग हर तबका किसी न किसी वजह से नाराज था। ये असंतोष इतना व्यापक क्यों था? देखिए, इसके कई बड़े कारण थे। सबसे पहले तो जैसा कि अक्सर होता है, आर्थिक स्थिति। देश की हालत बहुत खराब हो गई थी। सोचिए, युद्ध के कारण महंगाई आसमान छू रही थी, चीजों के दाम बढ़ गए थे, दोगुने हो गए थे, और जो भारतीय उद्योग थे उनका उत्पादन गिर रहा था। ऊपर से अंग्रेजों ने टैक्स और लगान का बोझ और बढ़ा दिया था। मतलब समाज का हर वर्ग, किसान, मजदूर, कारीगर, हर कोई पिस रहा था। तो ये गुस्सा तो समझ आता है, लेकिन ये सिर्फ आर्थिक परेशानियां ही नहीं थी, है ना? सरकार का अपना रवैया भी कुछ कम नहीं था। तो सरकार वो रॉलेट एक्ट लेकर आई, एक ऐसा काला कानून जहाँ किसी को भी सिर्फ शक की बिना पर बिना मुकदमे के जेल में डाला जा सकता था। मतलब नागरिक अधिकारों का पूरी तरह से हनन। हाँ, और जब लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया। और फिर हुआ जलियांवाला बाग का वो भयानक हत्याकांड, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। पर क्या उसके बाद भी लोगों को ब्रिटिश न्याय से कोई उम्मीद बची थी? यही तो सबसे बड़ा मोड़ था। उम्मीद पूरी तरह टूट चुकी थी। हंटर कमेटी की वजह से। हाँ, पंजाब के जुल्मों की जांच के लिए जो हंटर कमेटी बनाई गई वो बस एक दिखावा साबित हुई, एक मजाक। उसने तो जनरल डायर को लगभग बरी ही कर दिया। अच्छा। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी, हमारे स्रोत बताते हैं कि ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने जनरल डायर की कार्रवाई का समर्थन किया। क्या कह रही हैं? समर्थन किया? हाँ, और तो और ब्रिटेन की आम जनता ने द मॉर्निंग पोस्ट अखबार के जरिए जनरल डायर के लिए 30,000 पाउंड की भारी भरकम रकम इकट्ठा की। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब एक तरफ भारतीय न्याय की मांग कर रहे थे और दूसरी तरफ ब्रिटेन में उस हत्यारे को हीरो बनाया जा रहा था। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये भारतीयों के लिए एक साफ सिग्नल था कि न्याय का पूरा खेल अब खत्म हो चुका है। और रही सही कसर 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने पूरी कर दी। वो द्वैत शासन वाली योजना? जी, उसे एक बड़े कदम की तरह पेश किया गया था, लेकिन असल ताकत तो अभी भी अंग्रेज गवर्नर के ही हाथ में थी। तो लोगों को लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। तो माहौल गुस्सा, निराशा और धोखे के एहसास से भरा हुआ था। लेकिन इसी दौर में, जैसा हमारे स्रोत बताते हैं, हिंदू और मुसलमानों के बीच राजनीतिक कार्रवाई के लिए एक जमीन भी तैयार हो रही थी। ये कैसे हुआ? देखिए, ये एकता रातों रात पैदा नहीं हुई। इसकी नींव पहले ही रखी जा चुकी थी। जैसे कि लखनऊ समझौता? हाँ, एक तो 1916 का वो लखनऊ समझौता था जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया था। ठीक है, तो एक राजनीतिक समझ पहले से बन रही थी। बिल्कुल। और दूसरा, रॉलेट एक्ट के खिलाफ हुए आंदोलनों ने हिंदू, मुसलमान और समाज के दूसरे वर्गों को सच में एक साथ ला खड़ा किया था। सड़क पर एक साथ ला दिया। हाँ, जब लाठियां बरसी तो उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान। इस साझा संघर्ष ने उनके बीच एक असली एकजुटता पैदा की। और मुस्लिम लीग के नेतृत्व में भी एक बड़ा बदलाव आ रहा था, है ना? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण था। अब तक लीग पर अलीगढ़ स्कूल के पुराने रूढ़िवादी नेताओं का दबदबा था, जो ब्रिटिश समर्थक माने जाते थे। हाँ, लेकिन अब मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खान जैसे कट्टर राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता ज्यादा प्रभावशाली हो गए थे।
ये युवा नेतृत्व था। और इनकी सोच अलग थी। बहुत अलग। इनमें साम्राज्यवाद विरोधी भावनाएं कूट-कूट कर भरी थीं और ये राष्ट्रवादी आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के हिमायती थे। और इसी उबलते हुए माहौल में खिलाफत का मुद्दा सामने आया। ये मुद्दा सीधे तौर पर भारत से नहीं जुड़ा था, तो ये इतना बड़ा कैसे बन गया? इसका संबंध था तुर्की से। दुनिया भर के सुन्नी मुसलमान और उनमें भारतीय मुसलमान भी शामिल थे। वो तुर्की के सुल्तान को अपना आध्यात्मिक नेता मतलब खलीफा मानते थे। और पहले विश्व युद्ध में तुर्की ने अंग्रेजों के खिलाफ जर्मनी का साथ दिया था। बिल्कुल। और जब युद्ध खत्म हुआ तो अंग्रेजों ने तुर्की के साथ बहुत सख्त रवैया अपनाया। साम्राज्य के टुकड़े कर दिए। हाँ, तुर्की साम्राज्य के टुकड़े कर दिए गए और खलीफा को सत्ता से हटा दिया गया। इस बात से दुनिया भर के मुसलमान बहुत ज्यादा नाराज हुए। उन्हें लगा कि ये इस्लाम पर सीधा हमला है। तो भारत में इसकी क्या प्रतिक्रिया हुई? क्या मांगे रखी गईं? कि जो मुस्लिम पवित्र स्थान है उन पर खलीफा का नियंत्रण बना रहना चाहिए। और दूसरी कि बंटवारे के बाद खलीफा के पास इतनी जमीन और ताकत होनी चाहिए कि वो इस्लाम की रक्षा कर सके। और इन्हीं मांगों को लेकर आंदोलन शुरू हुआ। हाँ, 1919 की शुरुआत में ही अली बंधुओं मतलब शौकत अली और मोहम्मद अली, मौलाना आजाद और अजमल खान जैसे नेताओं के नेतृत्व में एक खिलाफत कमेटी बनाई गई। ताकि सरकार पर दबाव डाला जा सके। जी, ताकि ब्रिटिश सरकार पर तुर्की के प्रति अपना रवैया बदलने के लिए दबाव डाला जा सके। इसने एक देशव्यापी आंदोलन की जमीन तैयार कर दी। तो कमेटी बन गई। हाँ, लेकिन बैठकों और याचिकाओं से ये एक बड़े जन आंदोलन में कैसे बदला? शुरुआत में तो कार्रवाई इसी तक सीमित थी, बैठकें, प्रस्ताव, याचिकाएं। लेकिन जल्द ही एक उग्रवादी विचारधारा उभरी जो सक्रिय आंदोलन की मांग कर रही थी। मतलब सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल। उनका कहना था कि हमें अंग्रेजों के साथ हर तरह का सहयोग बंद करना होगा। यहाँ एक बड़ा मोड़ आया। हाँ, असली मोड़ आया नवंबर 1919 में दिल्ली में हुए अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन में। वहां ब्रिटिश सामानों के बहिष्कार का आह्वान किया गया। पहली बार खुलकर। हाँ, और खिलाफत नेताओं ने ये भी साफ कर दिया कि अगर युद्ध के बाद शांति की शर्तें तुर्की के पक्ष में नहीं हुई तो वे सरकार के साथ सारा सहयोग बंद कर देंगे। और गांधी जी इस पूरी तस्वीर में कहाँ थे? गांधी जी अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष थे। उन्होंने इस मुद्दे में एक ऐसा मंच देखा जहां से सरकार के खिलाफ एक विशाल और एकजुट असहयोग आंदोलन शुरू किया जा सकता था। तो उन्होंने इसे सिर्फ एक धार्मिक मुद्दे की तरह नहीं देखा? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके लिए ये हिंदू मुस्लिम एकता को जमीनी हकीकत में बदलने का एक सुनहरा अवसर था। ये तो साफ था कि खिलाफत आंदोलन की सफलता के लिए कांग्रेस का समर्थन जरूरी था। लेकिन क्या कांग्रेस इस पर एकमत थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस में इस पर मतभेद थे। तिलक जी जैसे नेता? हाँ, तिलक जी एक धार्मिक मुद्दे पर गठबंधन के खिलाफ थे और उन्हें सत्याग्रह को एक राजनीतिक हथियार के रूप में अपनाने पर भी कुछ संदेह था। और परिषदों के बहिष्कार पर भी विरोध था। जी, गांधी जी के असहयोग कार्यक्रम के कुछ अन्य हिस्सों जैसे परिषदों के बहिष्कार का भी विरोध हो रहा था। तो फिर कांग्रेस आखिरकार मानी कैसे? गांधी जी ने तिलक जैसे नेताओं को समझाने की बहुत कोशिश की और आखिर में कांग्रेस 3 मुख्य कारणों से असहयोग कार्यक्रम का समर्थन करने को तैयार हुई। वो क्या थे? पहला, उन्हें लगा कि ये हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने और मुस्लिम जनता को राष्ट्रीय आंदोलन में लाने का एक सुनहरा अवसर है। ऐसा मौका शायद फिर न मिले। ठीक है। और दूसरा? दूसरा, पंजाब की घटनाओं और वो जो हंटर कमेटी की लीपापोती हुई उसके बाद कांग्रेस का संवैधानिक संघर्ष से विश्वास उठ रहा था। उन्हें लग गया था कि अब सीधी कार्रवाई करनी होगी। और तीसरा कारण? जनता का मूड। बिल्कुल, कांग्रेस को पता था कि जनता अपने असंतोष को व्यक्त करने के लिए उत्सुक है और किसी बड़े आंदोलन के लिए तैयार है। वो बस एक चिंगारी का इंतजार कर रही थी। और मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस का साथ दिया? हाँ, हमारे स्रोत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मुस्लिम लीग ने भी राजनीतिक सवालों पर कांग्रेस और उसके आंदोलन को पूरा समर्थन देने का फैसला किया। तो एक संयुक्त मोर्चे का रास्ता साफ हो गया? पूरी तरह साफ हो गया। तो इसका कुल मतलब क्या है? हमने देखा कि कैसे आर्थिक तंगी, राजनीतिक अन्याय और एक वैश्विक धार्मिक मुद्दा, ये सब एक साथ आकर भारत में एकता का एक ऐसा अविश्वसनीय क्षण मनाते हैं। यह वास्तव में कई अलग अलग कारकों का एक अनूठा संगम था। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक साझा शिकायत उस शक्तिशाली गोंद की तरह थी जिसने इन अलग अलग आंदोलनों और समुदायों को एक साथ जोड़ दिया, भले ही उनके शुरुआती मुद्दे कितने ही अलग क्यों ना हो।
इस दौर ने यह साबित कर दिया कि एकजुट होकर जन आंदोलन करने में कितनी बड़ी ताकत है। ये सच में सोचने वाली बात है। स्रोत इस एकता को एक सुनहरा अवसर कहते हैं। श्रोताओं के लिए एक विचार ये हो सकता है कि किसी भी बड़े आंदोलन में इस तरह की एकता को बनाए रखने में क्या चुनौतियां आ सकती हैं, और उस समय के नेताओं ने इस एकता को तात्कालिक कारण से आगे ले जाने के बारे में क्या सोचा होगा।